हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसका आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वो देख लेना, क्योंकि वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा। अभी हम लोग ने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, उसमें हम लोग ने पढ़ा ओलिगोपोली, मोनोपोली। तो वो दोनों जो क्वेश्चन है ना, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के, वो जब अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये पूरा उसी में से है, तो ये काफ़ी इजी जाएगा। वो नहीं पढ़ोगे तो वैसे ये भी इजी है, लेकिन उसको पढ़े बिना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसको पढ़ लोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने 90% तो पढ़ ही लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली का मतलब हमने क्या पढ़ा? मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। और उसके बाद ओलिगोपोली पढ़ा। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स। अब ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा सेलर्स होते हैं, थोड़े ज़्यादा सेलर्स होते हैं, और ये इसमें कुछ फीचर्स अपने परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं और कुछ फीचर्स इम्परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं। Monopolistic competition is very realistic in nature. In this market, there are some features of perfect competition and some features of imperfect competition. इसमें क्या है, कुछ फीचर्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ फीचर्स जो है परफेक्ट कंपटीशन के हैं और कुछ फीचर्स मोनोपोली के हैं जो साथ में काम करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पूरा क्रिएट करने के लिए कुछ फीचर्स मोनोपोली के हैं और कुछ फीचर्स हमारे परफेक्ट कंपटीशन के हैं, और ये दोनों मिला के हमारा बनता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। इस मार्केट में क्या होता है, इस मार्केट में कुछ फीचर्स हमारे परफेक्ट कंपटीशन के हैं और कुछ फीचर्स हमारे मोनोपोली के हैं, और ये दोनों मिलके साथ में काम करके बनाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया है। डेफिनेशन दिया है कैम्बरलिन ने। अकॉर्डिंग कैम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इसमें कुछ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के नंबर ऑफ सेलर से कम होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होते। प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि ये एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना अपना डिमांड होता है, उसके हिसाब से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के शैम्पू हैं तो सबको अलग अलग सूट होता है। बहुत सारे ब्रांड के सॉप है, उसके बाद टूथपेस्ट है, तो सब ये सब एग्जाम्पल आते हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मतलब कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन से कम। लार्ज का मतलब रिटेलर नहीं। अगर हमारे पास शैम्पू भी देख लेते हैं तो शैम्पू कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मिला के 100 शैम्पू होगा, 100 शैम्पू मार्केट में, 100 सोप मार्केट में, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन रिटेलर कितने होते हैं? रिटेलर तो एक एरिया में ही 100-200 होते हैं, तो ऐसे न जाने कितने क्यारे रिटेलर्स हैं। तो मोनोपोलिस्टिक में कुछ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कुछ फीचर्स हमारे मोनोपोली के हैं और कुछ फीचर परफेक्ट के हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। इन दिस मार्केट द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज बट कंपेरेटिवली इट इज लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। अभी मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में इसमें जो सेलर्स है वो कम है। फिर परफेक्ट कंपटीशन में रिटेलर्स को इंक्लूड कर सकते हैं हम, और मोस्ट ऑफ ऐसा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियल नहीं होता है, कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एकदम रियल मार्केट है। तो इसमें क्या रहे, उससे कम सेलर्स होते हैं। ड्यू टू दिस सेलर बिहेवियर लाइक मोनोपोली। इसलिए इसमें जो सेलर का बिहेवियर है, सेलर का बिहेवियर है वो कैसा है? मोनोपोली की तरह है। मोनोपोली मतलब जिसमें प्राइस मेकर होते हैं, जो प्राइस अपना खुद बनाते हैं। तो इसमें भी इन लोग अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं होते। नेक्स्ट वन है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जिस तरीके से सेलर्स हैं उस तरीके से बायर्स भी इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब मे बी सेलर्स तो कम है, बायर्स तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बायर्स तो करोड़ों में होंगे।
In this market, there are large number of buyers. Therefore, no single buyers can influence the price of the product. अब इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो इसीलिए कोई अगर एक कंज्यूमर, एक बायर अगर प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है तो उसकी वजह से मार्केट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट या प्रोडक्ट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसीलिए वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसकी वजह से प्राइस चेंजेस नहीं हो सकते। जो प्राइस है वो प्राइस है, क्योंकि ये मोनोपोली की तरह है, जिसको लेना है लो, नहीं लेना है तो मत लो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं। अगर बहुत सारे सेलर्स हैं तो बहुत सारे बायर्स भी हैं, तो कोई भी क्या रहे, एक बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग मतलब ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, साइज, शेप, कलर और पेटेंट्स, राइट्स, ये साइज, सिंबल सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। इन दिस मार्केट देयर आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज सम वे डिफरेंशिएट फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म। लेकिन एक फर्म का और दूसरे फर्म से जो प्रोडक्ट है वो अलग होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ एकदम डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब हमें एक प्रोडक्ट ना पसंद आए या एक प्रोडक्ट कम या ज़्यादा थोड़ा भाव हो जाए तो हम दूसरे को चूज कर लें। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, क्योंकि इतने सारे शैम्पूज, टूथपेस्ट, इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास, ऑटोमोबाइल्स, हेडफोन्स, कि हम दूसरे को तुरंत चूज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, जो एक दूसरे से प्रोडक्ट को थोड़ा अलग रखता है। यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, बट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट यानी इस मार्केट में क्या होता है, एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत ईजी है। आप अपने मर्जी से एंट्री कर भी सकते हो, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप सर्वाइव करो, अगर लॉस होता है तो यू कैन लीव द मार्केट। इन दिस मार्केट there is freedom of entry and exit. If they find difficult to survive, they can leave. अगर किसी फर्म को डिफिकल्टी हो रही है सर्वाइव करने में तो वो मार्केट को लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इज पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। पेक्यूलियर मीन्स हम बोल सकते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, नॉर्मल से अनएक्सपेक्टेड। पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इट रिफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म to create more demand for its product and thus increase the volume of sale। तो इसमें क्या है कि जो फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपना प्रोडक्ट को डिमांड कर सके, इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, सेलिंग कॉस्ट जो इनकर्ड करते हैं उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं। पेक्यूलियर मतलब हम बोल सकते हैं अरेंज भी करना, उसको प्रॉपर तरीके से सोच समझ कर रखना, ताकि जिनसे इनका वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ सके, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके और वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ सके। इट रिफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। यानी ऐसा कॉस्ट रखते हैं जो फर्म है वो इस तरीके का कॉस्ट इनकर्ड करते रखते हैं ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ सके। इसमें लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें लोग इंक्लूड करते हैं अपना फ्री सैम्पल गिफ्ट्स, उसके बाद एडवर्टाइजिंग और जो जो चीज़ एक्सपेंस करते हैं उन सारी एक्सपेंसेस को इसमें जोड़ के एक सेलिंग कॉस्ट बनाते हैं। और सेलिंग कॉस्ट भी ऐसा रहता है जिसके ऊपर कंज्यूमर प्रॉपर तरीके से उसको परचेस कर सके, कस्टमर उसको परचेस कर सके, उसको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो या प्रॉब्लम ना हो उसको खरीदने के लिए। नेक्स्ट वन, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो अभी मैंने बताया कि इस फॉर्म्स में ऐसे बहुत सारे इस इंडस्ट्री में से बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो इस तरीके के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हमारे ऑटोमोबाइल्स ले सकते हैं, हेडफोन्स, उसके बाद जो अलग अलग ब्रांड के शैम्पू शॉप्स हैं वो सब, ऐसे बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। एंड लास्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, अब ये ग्रुप क्या है, इंडस्ट्री और ग्रुप दो चीज होती है। इंडस्ट्री होता है, लेकिन इसमें जो कैमरलिन है उन्होंने इंडस्ट्री को एक ग्रुप बना दिया है। उन्होंने इंडस्ट्री को यहाँ पे कैमरलिन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को ग्रुप होना चाहिए। इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फर्म्स हैं जो एक तरीके का गुड्स बनाते हैं जो कि एक दूसरे से क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ग्रुप मीन्स
अ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बट ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है कि जो फर्म्स है इंडस्ट्री में वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वैसे तो अलग अलग होता ही है क्योंकि वो एक दूसरे से क्लोज सब्सटीट्यूट होता है, बट एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होता। तो वो क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो उसी को कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। यानी इंडस्ट्री को कैमलिन ने ग्रुप में बनाया, ग्रुप बताया है कि जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे ग्रुप है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जो फर्म्स है वो एक जैसे ग्रुप गुड्स बनाएंगे, लेकिन जो जो हमारे ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिसकी वजह से क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है। तो वही एग्जांपल हमारे अलग अलग तरीके के ऑटोमोबाइल्स, हेडफोन्स और बहुत सारे हमारे जो शैम्पूज वगैरह अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश्ड हुआ है पूरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।